ओके गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2000 में बनी एक हॉलीवुड मूवी वर्टिकल लिमिट की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 5 लोगों को एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। इन 5 लोगों में एक पिता के 2 बच्चे थे, जिनमें बेटे का नाम पीटर और बेटी का नाम एनी होता है। ये तीनों बहुत ही अच्छी तरह से पहाड़ी चढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक इनके ऊपर चढ़ रहे 2 लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। ये 5 एक ही रस्सी में बंधे हुए थे, इसलिए एक एक करके 5 उसी रस्सी के सहारे पहाड़ी से नीचे लटक जाते हैं। अब उस रस्सी पर काफ़ी वजन होने के कारण नीचे लटके दोनों लोगों की रस्सियाँ खुल जाती हैं और वो दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब इस बाकी बचे रस्सी पर रॉय सबसे नीचे लटका हुआ था और उसके दोनों बच्चे उसके ऊपर थे। अब भी उस रस्सी पर काफ़ी वजन था, जिसके कारण उस रस्सी का हुक पहाड़ी से नीचे खिसक रहा था। इसलिए रॉय अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पीटर से कहता है कि वो उसकी रस्सी काट दे, क्योंकि चाकू पीटर के ही पास था। पर एनी ऐसा करने से मना करती है। पीटर भी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर रॉय बार बार पीटर से रस्सी को काटने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो कि क्या होगा, पर तुम्हें अपनी बहन की ज़िंदगी बचानी होगी। ये सुनते ही एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर पीटर को अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पिता की बात माननी पड़ती है। इस तरह रॉय अपनी जान देकर अपने दोनों बच्चों की जान बचा लेता है। अब हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। उस घटना के बाद पीटर ने पहाड़ों पर चढ़ना छोड़ दिया। वो अब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए काम करता है और डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर कुछ पर्वतारोही चढ़ाई करने वाले हैं और उसमें उसकी बहन एनी भी शामिल है, क्योंकि एनी अब एक बहुत ही मशहूर पर्वतारोही बन चुकी थी। चूँकि पीटर उसी इलाके के आसपास एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, इसलिए वो अपनी बहन से मिलने के लिए कैंप तक जाता है और अपनी बहन से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एनी आज तक कहीं ना कहीं अपने भाई पीटर को ही अपनी डैड के मौत का जिम्मेदार मान रही थी। यहाँ पीटर को पता चलता है कि उसकी बहन जिनके साथ जा रही है वो 5 लोगों की टीम है, जिनमें से एक एनी भी है। इन 5 लोगों की टीम को जो लीड कर रहा था उसका नाम इलियट होता है। इलियट काफ़ी अमीर आदमी है। वो K2 की पहाड़ी इसलिए चढ़ना चाहता है ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। दरअसल उसने एक एयरलाइन खरीदी है और बुधवार की सुबह 9 बजे जब वो K2 के शिखर पर होगा तो उस वक्त उसके एयरलाइन की पहली फ़्लाइट K2 के ऊपर से उड़ान भरेगी और ये उसके बिजनेस का प्रमोशन होगा। इस काम के लिए वो सभी को अच्छे पैसे भी देने वाला था। इलियट चढ़ाई करने से पहले रात में सभी को एक बहुत ही बड़ी पार्टी देता है। पार्टी के दौरान वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम विक होता है। वो इलियट से पूछता है कि अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या करोगे। इस पर इलियट कहता है, हमारे पास मौसम का एक एक्सपर्ट है और उसके मुताबिक अगले 2 महीनों तक 85% मौसम के साफ रहने की संभावना है। अब वहाँ से विक वापस अपने कैंप में आ जाता है और रेडी होकर अकेला ही K2 की पहाड़ी की चढ़ाई शुरू करता है। विक ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगली सुबह ये 5 K2 की चढ़ाई शुरू करते हैं और 26,000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद इन्हें खबर मिलती है कि उनकी ओर एक तूफान आ रहा है। इलियट का साथी टॉम कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, पर इलियट नहीं मानता। वो कहता है कि हम अपने पहले पड़ाव से सिर्फ 1 घंटा दूर हैं और अगर हम वापस चले गए तो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एनी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। अब किसी तरह इलियट टॉम को आगे जाने के लिए मना लेता है। इधर नीचे मौसम के खराब होने की जानकारी पीटर को भी मिल जाती है। उसे पता चलता है कि मौसम खराब होने की जानकारी मिलने के बाद भी सभी लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी से टॉम को कॉल करता है और उसे बताता है कि दक्षिण की ओर से काफ़ी भयंकर तूफान उनकी ओर आ रहा है और कहता है कि तुम लोग अगर इसी वक्त वापस नहीं लौटे तो तुम लोग वहीं फंस जाओगे। टॉम फिर से इलियट से कहता है कि हमें वापस लौटना ही होगा, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। पर इलियट नहीं मानता। वो उल्टा टॉम से ही कहता है, तुम वही हो ना जो 2 बार एवरेस्ट चढ़ चुका है। ठीक है, तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, पर अगर तूफान दूसरी दिशा में मुड़ गया तो तुम जिंदगी भर वापस जाने की शर्मिंदगी झेलते रहना। इस तरह एक बार और इलियट टॉम को चढ़ाई करने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब नीचे जैसे ही पीटर को पता चलता है कि ये लोग मौसम खराब होने के बावजूद भी आगे बढ़ने वाले हैं तो पीटर काफ़ी परेशान हो जाता है,
क्योंकि अपने डैड को खोने के बाद पीटर अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था। पर कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पांचों लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। तभी ये देखते हैं कि सामने से वही तूफान इनकी ओर आ रहा है। एनी इस तूफान से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बर्फ़ का टुकड़ा टूटता है और एनी उसके काफ़ी अंदर गिर जाती है। और ऊपर हमें चारों को दिखाया जाता है, जिनके पीछे से एक भयानक बर्फ़ से भरा हुआ तूफान आता है। इस तूफान की चपेट में आकर 2 पर्वतारोही मारे जाते हैं। वहीं इलियट और टॉम उसी बर्फीले सुरंग में गिर जाते हैं जिसमें एनी गिरी थी। और वहीं ऊपर से वो सुरंग पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है। इसलिए अब उस खाई में एनी, इलियट और टॉम फंस चुके थे। उधर बेस कैंप से सभी लोग इन सभी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बर्फ़ के काफ़ी अंदर दबे होने के कारण सिग्नल्स काफ़ी वीक हो चुके थे। तभी पीटर को याद आता है कि वो मोर्स कोड के द्वारा एनी से संपर्क कर सकता है, अगर वो सही सलामत है तो। मोर्स कोड एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्लिक्स के द्वारा सामने वाले को मैसेज भेजा जा सकता है, और ये तकनीक पीटर और एनी को उसके डैड ने सिखाई थी। और यहाँ पीटर की मेहनत रंग लाती है। एनी मोर्स कोड के द्वारा उससे दूसरी ओर से संपर्क करती है और बताती है कि ऊपर 3 लोग जिंदा बचे हैं, पर वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। एनी से बात करने के बाद पीटर डिसाइड करता है कि वो उन्हें बचाने के लिए ऊपर जाएगा। पर यहाँ पीटर को बताया जाता है कि उसकी बहन 36 घंटे तक ही बर्फ़ के अंदर सरवाइव कर सकती है, क्योंकि उनके पास इतनी ही सप्लाई है। और इन्हें ये भी नहीं पता कि वे लोग बर्फ़ के अंदर किस जगह पर फंसे हुए हैं, और अगर पता चल भी जाए तो उन्हें बर्फ़ तोड़कर निकालेंगे कैसे। तभी पीटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पाकिस्तानी आर्मी के पास जाता है और उनसे नाइट्रोग्लिसरीन नामक बॉम्ब लेता है, ताकि ऊपर फंसे उन तीनों के लोकेशन का पता लगाकर वहाँ जमे बर्फ़ के मोटे परत को ब्लास्ट करके उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकाला जा सके। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि पीटर के साथ ऊपर कोई भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब होता है। इसलिए इलियट की कंपनी ऐलान करती है कि जो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होगा उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर कुछ लोग पीटर के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पीटर को बताया जाता है कि उसे विक को भी टीम में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे ऊपर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता पता है। विक वही आदमी था जिसने इलियट को ऊपर जाने से पहले सचेत किया था। पीटर को बताया जाता है कि आज से 4 साल पहले अमेरिका की एक टीम कीटू की चढ़ाई करने आई थी। उसमें विक की वाइफ भी थी। ऊपर जाने के कुछ घंटे बाद ही वे सभी एक भयंकर तूफान में फंस गए। ये खबर सुनते ही विक अपनी वाइफ को बचाने के लिए ऊपर गया, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसकी वाइफ उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही बर्फ़ में दबकर मारी गई। पर विक उस भयंकर तूफान के बीच से 3 लोगों को बचाकर नीचे ले आया। इस दौरान उसके पैर की उंगलियां भी गल गई। पर तब से आज तक विक अपनी वाइफ की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए हर रोज उस जगह पर जाता है, इसलिए वो इस पहाड़ी के हर हिस्से को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये सुनते ही पीटर जल्दी से विक के पास जाता है और उसे कहता है कि ऊपर 3 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने में हमें आपकी मदद चाहिए। पर विक मना कर देता है। इस पर पीटर उससे कहता है कि मेरे डैड और आप बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आप दोनों ने साथ मिलकर एवरेस्ट की चढ़ाई भी की थी। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर के डैड और विक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर इस बात को सुनने के बाद भी वो पीटर की मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऊपर सब मर चुके होंगे, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इलियट की कंपनी इस काम के लिए 50 लाख रुपए देने वाली है, वो इस काम के लिए मान जाता है। और अब वो कहता है कि ये चढ़ाई हम कोई नया रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं कर रहे, ये एक बचाव दल है। इसमें ना कोई सलाह, ना सवाल और ना ही कोई बहस होगी, और तुम सब वही करोगे जो मैं कहूँगा। उधर ऊपर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों की हालत काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और ऑक्सीजन की कमी भी। मतलब कि ये तीनों यहाँ 22 घंटे से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जख्मी होता है टॉम, जिसके कारण उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और उसका शरीर भी ठंड के कारण जमता जा रहा था। एनी जैसे ही टॉम की हालत देखती है वो उसे दवाई देने चाहती है, पर इलियट एनी को मना कर देता है। वो कहता है कि इलियट की जैसी हालत है वो वैसे भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए हमें दवाई को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी कम है हमारे पास। दरअसल टॉम जब इस गड्ढे में गिरा था उसी दौरान उसका बैग कहीं गिर गया और अब इलियट बची हुई दवाई को टॉम के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता।
मतलब कि इलियट सेल्फिश बन चुका था। पर एनी से टॉम की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो अपने हिस्से की दवाई टॉम को लगा देती है। इधर पीटर, विक और उसके 4 साथियों को पहाड़ी के कुछ ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है और अब यहाँ से इनको पैदल ही ये सफ़र तय करना होगा। अब ये लोग 2-2 लोगों के 3 टीम्स बनाते हैं और अलग अलग रास्तों से उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां वो तीनों फंसे हुए हैं। पीटर और विक एक ही टीम में होते हैं। चढ़ाई करने के दौरान विक पीटर से कहता है, तुमने अपने डैड की रस्सी काट कर अच्छा किया, अगर उसके पास चाकू होता तो वो खुद ये काम कर लेता। दरअसल पीटर एनी की तरह खुद भी ये सोचता रहता है कि उसकी ही वजह से उसके डैड की मौत हुई थी। अपने डैड की मृत्यु के बाद पीटर ने पहाड़ चढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन आज अपनी बहन की जान बचाने के लिए वो फिर से पहाड़ चढ़ रहा होता है, क्योंकि अब उसे अपनी बहन को नहीं खोना है। विक उन तीनों को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। हम अब 23,000 फुट की ऊंचाई तक आ चुके हैं। कुछ देर बाद ऊपर एनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। टॉम एनी को डेक्स इंजेक्शन लेने के लिए कहता है, पर इलियट मना कर देता है। वो कहता है, मैंने एनी को तुम्हें इंजेक्शन देने के लिए मना किया था, इसलिए अब इसे इंजेक्शन लेने के लिए इंतजार करना होगा। इस बात पर इलियट और टॉम के बीच बहस शुरू हो जाती है, पर एनी इलियट से कहती है, हम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम जीना चाहते हो ना, तो जाओ और वो दवाई ले आओ। दरअसल वहाँ एक खाई के पास टॉम का बैग पड़ा होता है, जो नीचे गिरने के दौरान उससे छूट गया था। उस जगह को देखकर इलियट के पसीने छूटने लगते हैं। इस पर एनी कहती है, क्यों डर गए? अब एनी अपनी जान पर खेलकर उस बैग को किसी तरह वहां से ले आती है और उसे उस बैग में से 4 डेक्स इंजेक्शन मिलते हैं। अब वो एक इंजेक्शन टॉम को लगाती है और एक इंजेक्शन खुद को। ऊपर पीटर की एक टीम, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, वो दोनों चढ़ाई कर ही रहे थे कि तभी अचानक उस लड़के का पैर फिसल जाता है और वो बर्फीले पहाड़ी के एक हिस्से से नीचे लटक जाता है। लड़की जल्दी से उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी उस बर्फ का एक हिस्सा टूट जाता है और वो लड़की भी नीचे लटक जाती है। इसी दौरान उसके बैग से नाइट्रोग्लिसरीन नाम का वो बॉम्ब नीचे गिर जाता है और नीचे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और वो लड़का सही सलामत ऊपर चढ़ जाता है। अब इससे पहले कि वो उस लड़की को ऊपर खींचता, पीछे से बर्फ का एक भयंकर तूफान आता है, जिसकी चपेट में आकर उस लड़की की मौत हो जाती है। पर वो लड़की अभी भी जिंदा थी। वो किसी तरह ऊपर चढ़कर पीटर तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद बेस कैंप से विक को खबर दी जाती है कि सूरज की रोशनी में नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब फट जाएगा, इसलिए विक जल्दी से सभी को उस बॉम्ब को बर्फ में दबाने के लिए कहता है। सब ऐसा ही करते हैं। फिर पीटर भागता हुआ अपने 2 साथियों को जाकर ये बात बताता है जो आगे थे। ये सुनते ही वो दोनों भी उस बॉम्ब को बर्फ के नीचे दबा देते हैं, लेकिन इस दौरान उस बॉम्ब से लिक्विड लीक हो जाता है, जिसका इन दोनों को पता नहीं चलता। और फिर वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें दोनों की जान चली जाती है। इस धमाके के कारण उस बर्फीले चट्टान का काफ़ी सारा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। बर्फ़ के टूटने के कारण विक को बर्फ़ के अंदर से एक लेडी की बॉडी मिलती है, और वो कोई नहीं बल्कि विक की ही वाइफ की बॉडी होती है, जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। वो अपनी पत्नी को प्यार से देखता है और फिर उसके गले से रिंग निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है। फिर वो वहीं पर बर्फ के नीचे कुछ ढूंढने लगता है। तभी पीछे से पीटर आता है और उसे एक बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? विक पीटर से वो बॉक्स ले लेता है और उसे खोलकर देखता है। उसमें इंजेक्शन नहीं होता। दरअसल ये बॉक्स उसकी वाइफ का था, जब वो 4 साल पहले यहाँ आई थी और बर्फीले तूफान में फंस गई थी। अगर उसे डेक्स इंजेक्शन मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। पर विक जिन 3 लोगों को बचाकर नीचे लाया था, उनमें से एक इलियट भी था। वो उसकी पत्नी के साथ ही था। इलियट ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उसके मेडिसिन का बॉक्स कहीं खो गया था, पर विक को इलियट पर शक हो गया था। और अब जब विक को उस दवा की बॉक्स मिल चुकी है और उसके अंदर कोई भी दवा नहीं है, तो विक को अब समझ आ जाता है कि इलियट ने ही सारी दवाई खुद को जिंदा रखने में यूज कर ली थी। विक पीटर से कहता है कि अगर उसने मेरी पत्नी को दवा दी होती तो मैं उसे भी बचा सकता था और आज वो मेरे साथ होती। और अब वो पीटर से कहता है कि मैं इलियट को नहीं छोड़ूंगा। अब रात में एनी पीटर को कॉल करती है। पीटर बताता है कि मैं तुमसे सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर हूँ। इस पर एनी कहती है कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पीटर पूछता है कितना वक्त बचा है। एनी कहती है 1 घंटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2। ये सुनते ही पीटर रोने लगता है क्योंकि वो अपने डैड की तरह अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था।
अब हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। जब एनी सो रही होती है तो इलियट टॉम के पास जाता है और उसे एयर से भरा हुआ इंजेक्शन लगाकर मार डालता है। एनी जैसे ही जगती है वो टॉम को मरा हुआ पाती है और वहीं पास में पड़े सिरिंज को देखकर वो समझ जाती है कि इलियट ने ही उसे मारा है। वो गुस्से में आकर इलियट पर हमला कर देती है और फिर दोनों के बीच काफी फाइट होने लगती है। इसी दौरान बर्फ का एक बड़ा सा हिस्सा ऊपर से टूटकर नीचे गिर जाता है और वहाँ ऊपर एक होल बन जाता है। अब ये दोनों अपने यहाँ होने का संकेत देने के लिए इनके पास रखे हुए पेन के इंक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर वो जम चुकी होती है। तभी इलियट के दिमाग में एक बात आती है। वो टॉम की बॉडी से ब्लड निकालता है और फिर उसे उस होल के ऊपर किसी तरह पहुंचाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां लाल खून के निशान बन जाते हैं। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, इसलिए वो खतरनाक रास्तों को पार करता हुआ शॉर्टकट रास्ते से 26,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। उसके साथ वो लड़की भी होती है जिसकी जान किसी तरह बच गई थी। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी पीटर को वो लाल निशान दिख जाता है और वो समझ जाता है कि वे लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। इसलिए पीटर बिना वक्त गवाए अपने साथ लाए हुए ग्लिसरीन बॉम्ब को वहां ब्लास्ट कर देता है और अब पीटर को उसकी बहन साफ साफ दिख रही थी, पर वो देखता है कि उसकी बहन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसलिए पीटर जल्दी से इलियट के पास एक रस्सी फेंकता है। इलियट उस रस्सी में एनी को बांध देता है और अब पीटर और वो लड़की एनी को ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी उस रस्सी का हुक जो बर्फ में अटका हुआ था वो धीरे धीरे निकलने लगता है और एनी नीचे जाने लगती है। ये लोग इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे कि तभी उस हुक को कोई अपने पैर से बर्फ के नीचे दबा देता है और ये कोई नहीं बल्कि विक होता है जो यहाँ तक पहुँच चुका था। अब विक धीरे से एनी को नीचे रखता है और खुद नीचे उतरने लगता है। पीटर विक को नीचे जाने से रोकता है क्योंकि वो जानता है कि विक इलियट से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेकर रहेगा, पर विक नहीं रुकता और रस्सी के सहारे उतरकर इलियट के पास जाता है, पर वो उसे मारता नहीं बल्कि उसके कमर में हुक लगा देता है। विक के पास अच्छा मौका था पर वो इलियट को कुछ भी नहीं करता। अब सभी एक ही रस्सी में बंधे हुए होते हैं। पीटर एनी को रस्सी के सहारे ऊपर खींचता है और विक नीचे से मदद कर रहा होता है, लेकिन तभी बर्फ का वो हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है जिस पर विक और इलियट खड़े हुए थे और देखते ही देखते चारों एक ही रस्सी के सहारे नीचे खाई में लटक जाते हैं और ऊपर वो लड़की अकेली ही उस रस्सी को संभाल रही होती है, पर वो ना तो उस रस्सी को ऊपर खींच सकती है और ना ही उसे ज्यादा देर तक पकड़ कर रख सकती है। ये देखकर विक अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालता है। ये देखते ही पीटर समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि कुछ इसी तरह का काम पीटर के डैड ने भी किया था। इसलिए पीटर विक को ऐसा करने से मना करता है, पर विक कहता है इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। विक के नीचे इलियट रस्सी से बंधा हुआ था। वो ये सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करना, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था। पर विक उसकी एक भी नहीं सुनता और उस रस्सी को काट देता है। इसके बाद वो दोनों उस गहरी खाई में कहीं गुम हो जाते हैं। वहीं पीटर अपनी बहन और उस लड़की को बचाकर बेस कैंप तक लेकर आ जाता है। एनी को होश आ चुका होता है, हालांकि उसकी तबीयत अभी भी खराब थी, पर वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। वो अपने भाई से कहती है तुमने बड़ा ही हिम्मत वाला काम किया है, और कोई होता तो हार मान लेता। अगर डैड आज जिंदा होते तो उसे तुम पर नाज होता। हालांकि वो तुम पर गुस्सा करते, मगर उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। मतलब कि इन दोनों के बीच जितने भी गिले शिकवे थे वो अब दूर हो चुके थे। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।